नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। फटाफट शुरुआत करते हैं पहले 8 चेहरों से। वो कौन सी 8 खबरें हैं जिस पर हर किसी की नजर है? बहुमत साबित कर दिया कुमारस्वामी ने, बीजेपी ने इस दौर में बायकॉट कर दिया। दूसरी तस्वीर है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जिक्र किया गया है कश्मीर को लेकर, जिस बात का जिक्र था कि क्या छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। तीसरी तस्वीर, रोहिंग्या पर भारत मदद करे बांग्लादेश की, प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से जिक्र किया। आज कोलकाता के कार्यक्रम में दोनों साथ थे। अगली तस्वीर, सेबी का नोटिस गया है चंदा कोचर को। आईसीआईसीआई की प्रमुख हैं और जो मामला था वीडियोकॉन के साथ जुड़ा हुआ और उनके पति को फायदा पहुंचाने का, उसके मद्देनजर यह नोटिस दिया गया है। 12वीं के नतीजे कल आएंगे और मेहनत का परिणाम क्या होता है, इसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। सीबीएसई के नतीजे हैं ये। H4 वीजा वर्क परमिट खत्म अमेरिका कर रहा है, यानी जो काम करने के लिए वहां जाते हैं और उनकी पत्नी वहां पर काम करती है, उसके मद्देनजर अब वो वीजा खत्म करने की तैयारी में अमेरिका आ गया है। 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है टीसीएस का। जी, सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर टीसीएस उभर कर आई है। और आखिरी तस्वीर है, स्मार्ट वॉच पर पाबंदी है। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कलाई में स्मार्ट वॉच नहीं होगी। बहरहाल, अब इन खबरों के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक में जिक्र कर रहे हैं हम 4 बरस का। 4 बरस अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते हुए। 4 बरस उजाला था, धीरे धीरे अंधेरा हुआ। सत्ता इस देश के भीतर में बदल गई। सत्ता बदली, उसके बाद उस उजियारे का इंतजार 2014 से शुरू होता है और उसके बाद झड़ी लगती चली जाती है, एक के बाद एक करते हुए वादों के साथ कि 4 बरस बीत गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इन सारी चीजों के साथ। तो आज हम आपको लिए चलते हैं 4 बरस पहले। 4 बरस पहले का मतलब क्या होता है, याद कीजिए। 2014 की लोकसभा की मुनादी हो गई है। हंगामा देश में मचा हुआ है। रैली दर रैली नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कौन सी आवाज गूंज रही थी उस वक्त हर कान में, जरा देखिए। कौन भूल सकता है 4 बरस पहले के इन नारों को। लोकप्रियता की इस गूंज ने तो इतिहास में पहली बार चुनाव से पहले ही मोदी को जिता दिया था। और नारों की यह गूंज यूं ही नहीं थी, बल्कि मोदी का सीधा संवाद था लोगों से। मंच और जमीन की दूरी कैसे पाट दी जाती है, मोदी ने इसे निराले अंदाज में 4 बरस पहले देश को दिखा दिया। अच्छे दिन और अच्छे दिन का ख्वाब भी यूं ही नहीं मोदी के आश्रय देश ने पाला, बल्कि भाषणों में मोदी आम जन के भीतर के उस आक्रोश को पकड़ रहे थे जिस आक्रोश को देश की पारंपरिक राजनीति ने खत्म कर दिया था। मोदी सीधी चोट कर रहे थे। रेस कोर्स रोड पर से एक लिख करके शुरू कीजिए और लिखते लिखते आगे बढ़िए। आखिरी 10 जनपद जाकर के पहुंचेगा। 1,76,000 करोड़ जमीन पर लिखोगे तो रेस कोर्स रोड से ये 10 जनपद तक लिखा जाएगा। इतना लंबा फिगर होता है और आप हमें बता रहे हो। जो सुनने आता उसकी नब्ज को मोदी ने अपने भाषणों में इस तरीके से पिरोया कि सुनने वालों को लगा ही नहीं कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट भाषण दे रहा है, बल्कि देश को लेकर जो बात सुनने वाले के भीतर, वही बात मंच से मोदी कह रहे हैं। आप जब वोट करने जाए तब उस गुड़िया को याद करना। आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। उस गुड़िया को स्मरण करके जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
और जब जनादेश आया तो बीजेपी दफ्तर भी मोदीमय हो गया। पर यह सारा किस्सा 4 बरस पुराना है। तब जमीन पर मोदी थे, मोदी को सुनने वाले भी जमीन पर थे। बीजेपी हेडक्वार्टर में ही तब मंच बनाया गया, मोदी खड़े हुए, भाषण दिया। पर 4 बरस बाद हेडक्वार्टर बदल चुका है। किसी 5 सितारे की तरह बीजेपी हेडक्वार्टर जमीन से उठकर 5 मंजिला में तब्दील हो चुका है। गर्दन उठाकर अपने नेता को देखना होगा। और बीजेपी न सिर्फ देश की सबसे रईस पार्टी हो गई, बल्कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के पास जो भी फंडिंग है, अगर उसे मिला भी दिया जाए तो उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ बीजेपी के पास है। पर मोदी से पीएम मोदी होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज को नहीं बदला और ना ही छोड़ा। 4 बरस में 22 राज्यों में चुनाव हुए। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस या छत्रप, और सैकड़ों रैलियां करते हुए सिर्फ मोदी ही दिखाई दिए। याद कीजिए 2014 में महाराष्ट्र चुनाव और फिर याद कीजिए 2018 में कर्नाटक चुनाव। दोनों जगहों पर मोदी का अपना ही अंदाज। मुख्यमंत्री भी बदलते रहे, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, चौथा गया, 5वां आया, सब कतार में खड़े रह गए। और हुआ क्या? मुख्यमंत्री बनने के एक के बाद अनेकों के सपने तो पूरे हुए, लेकिन महाराष्ट्र के सामान्य मानवी का एक सपना भी पूरा नहीं हुआ। 15 मई को कर्नाटक के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो पी कांग्रेस बन जाएगी। यानी पंजाब, पुडुचेरी परिवार कांग्रेस। तो सीधी चोट और उम्मीद जगाने का अंदाज 4 बरस में बदला नहीं। और 4 बरस में मोदी का अंदाज इतना लोकप्रिय हो गया कि विकल्प के किसी चेहरे को खोजते वक्त मोदी ने ही लकीर खींच दी कि कोई है उनके जैसा जो पहले बोलकर तो दिखाए। आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दी। यानी 4 बरस के बाद भी जन उम्मीद को जगाए रखने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं छोड़ी। और उम्मीद की इसी नब्ज को विपक्ष की राजनीति ने यह कहकर पकड़ा, मोदी सिर्फ जुमला है जो उम्मीद जगाते हैं, और अब उम्मीद टूट रही है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हैं। बीजेपी द्वारा सीबीआई के दुरुपयोग का गंदा खेल मेरे खिलाफ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। घमंड और न जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल होता था। कम से कम जनता ने जो निर्णय लिया है, रास्ता सुधर जाएगा और भाषा कम से कम बदल जाएगी। तो क्या 4 बरस के सफर की एक रास्ता ने उम्मीदों को बरकरार रखा है, या फिर ये टूट रहा है और आने वाले 1 बरस बाद टूट जाएगा, क्योंकि 2014 का भाषण 2019 में चलेगा नहीं। हाँ, 2014 की ये गूंज 2019 में सुनाई जरूर देगी। पर नारों से देश चलता नहीं और हंगामों से उम्मीद जागती नहीं, यह भी सच है। 4 बरस का सफर यकीनन आप सोच सकते हैं क्या यहीं पर रुक जाया जाए? बिल्कुल नहीं। दरअसल इस 4 बरस में 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐलान होते चले गए। सैकड़ों ऐलानों की फेरिस्त देखिए, सिलसिला उसके बाद लगातार जारी है, क्योंकि 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐलान का मतलब आप समझ पाते हैं कितने दिन में कितने ऐलान? तो इस रिपोर्ट को देखिए। किसान बीमा योजना में जुड़ने को, आगे आने को तैयार है। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है। तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
आयुष्मान भारत योजना देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। उड़ान योजना के तहत चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करने वाला बनना चाहिए। मुद्रा योजना के तहत अब करोड़ से अधिक लोन्स दिए जा चुके हैं। संपदा योजना के तहत एक योजना की मैंने आज घोषणा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें डिजिटल इंडिया की ओर उनका कोई ब्लॉक ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। चलिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। बहुतेरे मौके आए, ऐलान होते रहे। सवाल यह था क्या वो लागू हो रहे हैं, हम उस पर आएंगे। लेकिन 3 ऐतिहासिक ऐलान जरा सोचना शुरू कीजिए। राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया गया, पार्लियामेंट में आधी रात के वक्त संसद भी सजी और सीमा के उस पार जाकर जवानों ने आतंकवादियों को ढेर भी किया। ये 3 ऐतिहासिक परिस्थितियां जरा इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ऑफिशियली लॉन्च द केस। 4 साल और 3 ऐतिहासिक कदम, ऐसे कदम जिसने देश ही नहीं दुनिया के सामने भारत की साख भी बढ़ाई और मोदी सरकार के नए प्रयोग पर सवालिया निशान भी लगाए। जी याद कीजिए कैसे 29 सितंबर 2016 को सुबह 10 बजे जब भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया है, तब समूचे देश का सीना चौड़ा हो गया। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। हर किसी ने महसूस किया मोदी सरकार के निर्णय की ताकत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आज नहीं तो कल भारत में मिला ही देगी। यानी अखंड भारत का जो सपना संघ परिवार बार बार देखता दिखाता है वो पूरा हो सकता है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो आई और फिर गई। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो गया तो कश्मीर में पाकिस्तानी जमीन से आतंकी सप्लाई में तेजी आ गई। यानी 2 बरस बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गूंज खत्म हो गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री जब संदेश देने आए और नोटबंदी का ऐलान किया तो फिर समूची दुनिया की नजर भारत के इस फैसले को देखने लगी। इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद जो हालात बैंकों के सामने कतार में लगे लोगों की तस्वीर से उभरी और दुनिया के लिए जगमगाता भारतीय बाजार झटके में जैसे अंधेरे में समाया, उसमें प्रधानमंत्री को ही सामने आकर यह कहना पड़ा 50 दिन इंतजार कीजिए। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। पर 50 दिन बीते और उसके बाद 405 दिन और बीत गए। पर नोटबंदी के बाद के हालात में जिस तरह रिजर्व बैंक की साख से लेकर 45 करोड़ से ज्यादा कामगार मजदूरों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया, उसने इस सवाल को जन्म भी दे दिया कि क्या नोटबंदी सिर्फ एक सियासी प्रयोग भर था जिसका लाभ पैसा उठाने वाले ले गए और विपक्ष के निशाने पर नोटबंदी आ गई। नोटबंदी का जो डिसीजन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, वो हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों के खिलाफ डिसीजन था। पर जिस कांग्रेस ने जीएसटी का सपना देश को दिखाया, संयोग से 1 जुलाई 2017 को जब संसद में जीएसटी के जरिए दूसरी आजादी का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा तो कांग्रेस ने इसे गुलामी करार देते हुए संसद के विशेष सत्र का ही बायकॉट कर दिया। पर प्रधानमंत्री ने इसे एक देश एक टैक्स के धागे में पिरोया। सभी राज्यों के उन मोतियों को एक धागे में परोने का
और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। पर जीएसटी का चिन्ह जब अलग अलग टैक्स स्लैब तले निकला तो किसी को समझ नहीं आया कि 5% से लेकर 28% तक के स्लैब में वो कहां फिट या कहां अनफिट। तो फिर दूसरे स्लैब में फिट क्यों नहीं। झटके में जीएसटी को लेकर सूरत में कपड़ा व्यापारियों की जो रैली निकली उसने सरकार के भी होश फाख्ता कर दिया। और जीएसटी एक अनसुलझा सवाल सा बन गया, क्योंकि जब एक देश एक टैक्स का नारा है तो फिर जीएसटी में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं। ये सवाल आज भी हर कोई पूछ रहा है। सवाल हर बार पूछे गए, लेकिन हम जिक्र 4 बरस का कर रहे हैं तो आपको हम 4 बरस से आगे लिए चलते हैं, उस पहली दिन की स्थिति दिखाने के लिए जब पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मौका आया कि सार्क देश के तमाम राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में मौजूद थे। मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तब और अब कहां खड़ा है देश, कहां खड़ी है मोदी सरकार, इस रिपोर्ट को देखिए। Ladies and gentlemen, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 4 बरस पहले देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहा है और सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें पहुंचे। और शपथ ग्रहण का ये दृश्य देखकर लगा यही, मोदी काल में सार्क देशों की धुरी न सिर्फ भारत बनेगा बल्कि सार्क देशों को एक छतरी तरह लाकर भारत दुनिया में संदेश देगा। आतंकवाद से लेकर व्यापार और हथियारों की होड़ खत्म करने से लेकर आपसी सद्भाव के नए हालात पैदा होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल हुए और उसके बाद हर कोई अपने अपने घर लौट पड़ा। और बीते 4 बरस के दौर में पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खट्टे रिश्ते बन गए। श्रीलंका की समुद्री सीमा में चीन का दखल बढ़ गया। नेपाल वामपंथी होकर चीन के करीब जा पहुंचा। मालदीव में चीनी पूंजी का दखल साफ दिखाई देने लगा। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के सामने पाकिस्तान ही बार बार खड़ा हो गया। डोकलाम ने भूटान से भारत की निकटता तो दिखा दी, पर दूसरी तरफ नेपाल ने खामोशी बरत ली। और जो सकारात्मक चेहरा शपथ ग्रहण में दिखा वो इन्हीं 4 बरस में इतना नकारात्मक हो गया कि सार्क देशों का सम्मेलन भी ठप हो गया। चीन का वर्चस्व सार्क देशों में बढ़ गया। पाकिस्तानी आतंक के साथ चीन खड़ा हो गया तो यूनाइटेड नेशन में भी भारत कुछ नहीं कर सका। और सिर्फ सार्क ही क्यों, चीन, अमेरिका, रूस के त्रिकोण तले भारत का रुख कैसे चेक एंड बैलेंस बनाएगा, इसकी मशक्कत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने चीन और रूस की अनौपचारिक यात्रा पर निकले। जिसके बाद ये सवाल भी उठा, क्या अमेरिका को लेकर मोदी सरकार का भ्रम टूट गया है? क्या चीन को बड़ा भाई मानने के अलावे कोई रास्ता नहीं है? क्या रूस से पारंपरिक दोस्ती ही आखिर में काम आएगी? आप स्वयं वहां आए, स्वागत सम्मान किया। ये भारत का स्वागत सम्मान है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यानी 26 मई 2014 के अक्स तले ये सवाल अनसुलझा सा है कि भारत दुनिया के मानचित्र में ताकतवर देशों की कतार में शामिल है तो फिर किसके साथ खड़ा है? या फिर ताकतवर देशों के पीछे सिर्फ भारत का वो बाजार है जिसमें माल बेचने के लिए दुनिया का हर विकसित देश बेचैन है? और मोदी सरकार ने भारतीय बाजार के लिए हर बंदिशें खत्म करते हुए नए रास्ते बना दिए। दरअसल इन 4 बरस में अलग अलग मुद्दों का असर क्या हुआ, हम इस पर आए उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आप जरूर देखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कितना बाहर घूमे, किस रूप में बाहर घूमे, कितने दिन बाहर रहे, किस किस देश गए, कितने देश गए, जरा ये देखिए। चार बरस 55 देश। ओहो, हम चाहते थे मानचित्र पूरा चले। बहरहाल
वो थम सा गया मानचित्र। लेकिन अब उसके बाद की तस्वीर हम दिखाते हैं। इस बात का जिक्र हो रहा था कि असर कैसे, किस रूप में, कितना पड़ा, शुरुआत कहां से की जाए। पहला भाषण याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का संसद में, सेंट्रल हॉल में जिक्र कर रहे थे वो गरीबों का, मजलूमों का, किसान का, मजदूर का। असर क्या पड़ा? 4 बरस हो गए। रिपोर्ट देखिए। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। गरीब कहां जाएगा? गरीबों की सुने और शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए। सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करती। हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए, गरीब के बेटे आंसू पी करके सो जाएं, ये स्थिति में से बदलाव आना चाहिए और गरीबों के लिए जिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में सिर्फ गरीब, किसान, गांव, मजदूर और हाशिए पर पड़े लोगों के विकास का जिक्र करते हुए भरोसा तो यही जगाया था कि देश में किसानों और गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं। और पहली बार गरीबी हटाओ का नारा एक जुमले से आगे निकलने वाला है। मोदी ने किसान, मजदूरों और गरीबों के लिए योजनाओं का ऐलान भी खूब किया। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। आज सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है। लेकिन 4 साल बाद अगर बीजेपी अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीट रही है तो पहला सवाल किसान, गरीब, मजदूरों का ही है। क्या वास्तव में उनके दिन बदल गए? तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझ लें हाल है क्या। ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे घुसेरा गांव के किसान। इन किसानों ने आज तक हेल्थ सॉइल कार्ड का नाम भी नहीं सुना है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानते हैं? नहीं, के बारे में पता नहीं भैया, पहली बार सुना था नाम होना। सॉइल हेल्थ कार्ड है क्या? नहीं है, नहीं अभी तक के नहीं सुना सर एक बारे में। तो हेल्थ कार्ड बारे में अगर वो आता तो कितना फायदा? अब मिले ही नहीं है, जानते ही नहीं क्या फायदा बताए सर। अब राजस्थान के श्री गंगानगर के किसानों की भी सुन लीजिए। बहुत से किसान ऐसे हैं जो यह जानते ही नहीं है कि ये मिट्टी परीक्षण जो है वो है क्या। नहीं तो मैं कार्ड के बारे में कुछ सुना है, कार्ड बनाया जाएगा, इस तरह की कोई आपको सुविधा दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और अब यूपी के मेरठ के किसानों से भी सुन लीजिए, उन्होंने हेल्थ सॉइल कार्ड का नाम सुना है या नहीं सुना। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हमें केवल अखबार से जानकारी है। भौतिक रूप से हमारे यहाँ कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं आता है। आपको कार्ड दिया गया सोइल हेल्थ कार्ड? ना जी। इसके बारे में किसी ने आके कुछ बताया आपको? ना, कुछ नहीं बताया जी। ये देखिए मध्य प्रदेश का हाल, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदे जाने का हल्ला। वहां किसान 5-5 दिन लाइन में लगा है। और कल तो हटा कृषि उपज मंडी में हालात ऐसे बन गए कि किसानों ने जमकर नारेबाजी और आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। 4 दिन से डरे हैं यहाँ, यही खाना खा रहे, यही नहा धो रहे हैं, माल भी नहीं उठ रहा है यहाँ से। परेशान है सभी लोग। हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं, 3 दिन से यहाँ आ गए, अभी नंबर भी नहीं आया और करीब नहीं है तो 250-300 ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सवाल है कि हालात बदलेगा, क्योंकि किसानों की खुदकुशी मोदी राज में रुकी नहीं, अलबत्ता मोदी राज में बढ़ गई। कृषि विकास दर के आंकड़े आपके सामने हैं, यानी कृषि को लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे क्रांतिकारी माना जा सके। यही हाल मजदूरों से लेकर गरीबों का, क्योंकि मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम में ही ऐतिहासिक बजट देकर सरकार ने जताया यही उनका हाल बदल दिया जाएगा। लेकिन सच यही कि 100 दिन का काम भी ख्वाब हो गया। 10% मजदूरों को भी 100 दिन का काम नहीं मिला। जिन्हें काम मिला उनका पेमेंट नहीं हुआ। कई राज्यों पर मनरेगा मजदूरों का करोड़ों बकाया, लेकिन पेमेंट नहीं तो मजदूरों के सामने जीने मरने का संकट खड़ा है। चिंता सुप्रीम कोर्ट को सता रही है। मनरेगा में काम मिलता है? नहीं मिले। साल भर में कितने दिन मिल जाते? साल भर में वही मिलो तो ठंडों में वही पेमेंट नहीं मिली। अभी जितना काम किया उतने पैसे मिल गए? पूरे नहीं मिले अभी। तो किसान मजदूर यकीन कैसे करे कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सोच रही है, क्योंकि एक सच मनरेगा मजदूरों से इतर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी है।
जिनकी नोटबंदी के दौर में नौकरी चली गई और उनमें से कईयों को आज तक नौकरी मिल नहीं पाई। तो घोषणाओं का सच अपनी जगह, लेकिन जमीन की सच्चाइयां उतनी सुनहरी कम से कम नहीं है जितना सरकार दावा करती है। क्योंकि अगर ये सच होता तो बार बार किसानों का आंदोलन जमीन पर नहीं दिखता। और इस बार 1 जून से 10 जून तक 4 राज्यों में किसान सड़क पर उतरेंगे और किसानों की चेतावनी है, आंदोलन के दौरान फल, सब्जी, दूध आपूर्ति रोक दी जाएगी। यानी किसानों में गुस्सा तो है, तो क्या फिर से 4 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला भाषण दिया था उसे सुना जाए और ये कहा जाए भाषण था पर रिजल्ट नहीं आया। शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए। एक सवाल और, ये सवाल यह है, इस दौर में बैंकिंग व्यवस्था क्या चरमराने लगी? इन 4 बरस के दौर में पहली बार क्या यह महसूस किया गया कि जो एक बेसिक व्यवस्था क्रिएट की गई थी हिंदुस्तान में बैंकिंग सेवा को लेकर, वो चरमरा गई? इंदिरा गांधी को याद कीजिए और प्रधानमंत्री मोदी को देखिए और दोनों के बीच में बैंकिंग सेवा को खड़ा कर दीजिए और इस रिपोर्ट को देखिए। इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर यही बताया वो गरीबों की सबसे बड़ी मसीहा है, क्योंकि उस वक्त बैंकों तक गरीबों की पहुंच थी ही नहीं। और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत कर यही दिखाया कि अब हर गरीब का बैंक में खाता होगा। यानी बैंकिंग के आसरे गरीबों का दिल लुभाने की कोशिश उन दोनों नेताओं की रही जो लोकप्रियता और ताकत के मामले में एक पायदान पर खड़े दिखते हैं या कोई दिखना चाहता है। लेकिन इंदिरा राज में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिए जहां बैंकिंग को मजबूत किया गया, वहीं मोदी राज में बैंकिंग कमजोर हो गई। और इस दौर में बैंकिंग सेवा कैसे डामाडोल हुई, यह चौथी तिमाही में बैंकों के रिकॉर्ड घाटे से भी उभरा। 13 बैंकों ने तकरीबन 50,000 करोड़ का घाटा दिखाया। SBI ने सबसे ज्यादा। और PNB घोटाले ने बैंकों के भीतर के उस सच को सीधे तौर पर उजागर कर दिया जिसे अभी तक सरकारें देखती ही नहीं थी। क्योंकि बैंकों के घोटालों का सच यह, हर रोज 34 घोटाले रिपोर्ट होते हैं बैंकों के। हर दिन बैंक फ्रॉड में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बैंक को ही होता है। दरअसल बैंकों के लिहाज से देखें तो क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं रही। आम आदमी को बैंक में पैसे जमा करने के बावजूद खास ब्याज मिल ही नहीं रहा। और दरअसल मोदी राज में बैंकिंग सिस्टम लचर हुआ दिखा है। और इसी दौर में नोटबंदी से लेकर दूसरे मुद्दों पर पहली बार रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ गए। और पहली बार बैंकों के बेलआउट के लिए सबसे ज्यादा 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम का ऐलान सरकार ने ही किया। सरकार को एक बड़ा कदम, अ बोल्ड स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। और 2,11,000 करोड़, 2,11,000 crores is the capital which is intended to be now inducted further into the banks. क्योंकि पहली बार बैंकों का NPS सरकार के गले की हड्डी बन चुका है और 2,39,483 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अब ये 8,40,958 करोड़ पार कर चुका है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बरस के दौर में मास्टर स्ट्रोक नहीं लगाए। हम आपको दिखलाते हैं कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तस्वीरों के साये में सबसे बड़ा यही कि जनधन योजना, गांव का व्यक्ति बैंक के भीतर पहुंच जाए। उज्ज्वला योजना, गांव के घरों तक महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल जाए। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण जिस रूप में हुआ, जिस रूप में देश को गिरा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 लाख नए घर बन गए। रोड निर्माण भी बड़ी तेजी से हुआ, 22 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनने लगी। और बात यही नहीं रुकी, मास्टर स्ट्रोक में सेंसेक्स एक ऐसा था जिसमें 36% का इजाफा हो गया, 34,000 पार कर गया। ये एक बड़ा बैरोमीटर इकोनॉमिक्स को लेकर। और देश में विदेशी निवेश इस दौर में खूब बढ़ा। GDP विकास दर की भी बढ़ोतरी हुई। और इतना ही नहीं, इन सब के साथ नक्सली प्रभावित इलाकों में नक्सल ही हिंसा हुई जरूर, लेकिन उसमें कमी आती चली गई। महिला हित की बात करें तो ट्रिपल तलाक जिस रूप में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सारी चीज निकल कर आई। ये प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक दूसरी परिस्थिति में निकल कर आई है। और इस परिस्थिति का मतलब यह है कि भारत को डिजिटल बनाने की सोच प्रधानमंत्री ने ही रखी। हमारे रिपोर्टर पहुंचे उस जगह पे जहां से शुरुआत हुई। रिपोर्ट देखते हैं। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर के फासले पर इस धसई गांव को भारत के पहले कैशलेस गांव के तौर पर प्रचारित किया गया था।
क्या ये गांव उस उम्मीद पर खरा उतरा है? ये जानने के लिए अब हम फिर धसई पहुंचे हैं। तो देश के पहले कैशलेस गांव धसई में आज कैशलेस सिस्टम का हाल क्या है, ये जानने के लिए जब हम वहां बड़ा पाव से लेकर चिकन बेचने वाले और जनरल स्टोर से लेकर डॉक्टर तक क्या पहुंचे, तो सुनिए कहा क्या गया। 10 रुपए का वड़ा पाव हम लोग बेचते हैं ना, और पैसा नगद देते हैं हम लोगों को। इसको स्वाइप कोई करता ही नहीं। और धंधा छोटा है, कस्टमर आता नहीं ना, इसको यूज नहीं करता कोई। और हम लोग को दिक्कत हो रही थी, बार बार मशीन में नेटवर्क कार्ड मिल रहा था, कोई लोग के पास ATM कार्ड मिले नहीं थे, मैंने तो बंद कर दिया। ओपीडी चार्जेस वो 50 अराउंड 100 या 200 रहते, तो उसकी वजह से पेशेंट के पास भी चेंज अवेलेबल रहता है, तो वो चेंज ही हमें दे देते हैं। दरअसल इक्का दुक्का दुकानों को छोड़ दीजिए तो यहाँ किसी भी दुकान पर स्वाइप मशीन काम नहीं करती। वजह नकदी संकट के खत्म होने से लेकर मोबाइल सिग्नल की समस्या तक है। खाली नेट रहता है, कभी नहीं रहता। ये बताइए, आपकी ये कार्ड स्वैपिंग मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? वो मशीन अभी लाइट गई है ना, इसलिए काम नहीं कर रही है, चार्जिंग नहीं किया है। इस गांव की पड़ताल में हमने पाया कि कैशलेस लेन देन के लिए गांव वालों में जो शुरुआती जोश दिख रहा था वो अब नहीं है। गांव को 100% कैशलेस बनाने का प्रयोग भी सफल नहीं हो पाया है और ना ही होते हुए दिख रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ धसई का नहीं, बीजापुर के जांगला में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। यहाँ भी गांव को डिजिटल बना दिया गया, लेकिन 24 घंटे बाद भी हालात क्या थे ये हमने आपको दिखाया था, देख लीजिए फिर। अभी पासबुक लेने आई थी मैं, तो अभी उसको बोल रहे हैं कि आप यहाँ का सर्वर डाउन हो गया है ना, तो जब सर्वर चलने लगेगा, जब नेट अच्छे से काम करने लगेगा तो आ जाइए और ले लीजिए करें। वैसे मुद्दा यह भी नहीं कि 1-2 गांव का हाल क्या, मुद्दा डिजिटल भारत के सपने और खुरदुरी जमीन पर उस सच का है जिस पर सपने गिरकर शीशे की तरह बिखर जाते हैं। लेकिन डिजिटल भारत का सपना तो उन गांवों के लिए है जहां आज भी मोबाइल सिग्नल पकड़ना लोगों के लिए किसी जद्दोजहद से कम नहीं। और गांव तक इंटरनेट की पहुंच का हाल क्या, इसे भी देख लीजिए, समझ लीजिए। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की शुरुआत हुई। मोदी पीएम बने, उन्होंने नाम बदल दिया, नाम रखा भारत नेट और टारगेट मार्च 2019 का रखा। पर नवंबर 2017 तक सिर्फ 30% काम हुआ और इस 30% में भी 71.4% पंचायतों में काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई और उसमें भी सिर्फ 11.5% पंचायतों को ही इंटरनेट पर काम करते हुए देखा जा सकता है, या कहें इंटरनेट की गति बेहद धीमी थी। क्योंकि जब डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने 19 जिलों की 269 सेवा तैयार पंचायतों का जायजा लिया तो पाया यही कि सिर्फ 18.6% में ही BPNL उपकरण और NOFN इंटरनेट लगा है। यह तय है कि देश के सभी ग्राम पंचायतों तक 2019 तक इंटरनेट पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन दावे तो किए गए, पर सच्चाई अलग, यानी डिजिटल भारत के ख्वाब पर सवाल तो है। हाँ, जहां काम हुआ उसमें कुछ गांव के लोगों ने अपने बूते डिजिटल इंडिया के ख्वाब को जिंदा भी रखा। मसलन गुजरात का अकोदरा गांव, ये देश का पहला डिजिटल गांव कहा गया और अच्छी बात यह है कि यहाँ 2015 के बाद से आज तक डिजिटल सेवा चल रही है। હવે હું ઘેર હોઉં કે ના હોઉં, ગામનું કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘરે ના હોય તે છતાં તેના ખાતામાં પૈસા પડી જાય, તો એ મેઇન ફાયદો છે। હવે ATM થી લઈએ છીએ અને પહેલા અમારે પેમેન્ટ હિંમતનગર બેંકમાં મૂકવા જવા પડતા હતા, હવે ગામમાં મૂક। शायद ऐसे ही चंद उदाहरणों को देखते हुए सरकार चाहती है इस बरस के अंत तक 7,000 गाँव को डिजिटल बना दिया जाए। लेकिन फिर सवाल वही, जब मूल समस्या इंटरनेट की है तो फिर ख्वाब साकार होंगे कैसे? ख्वाब भी देखे गए, वादे भी किए गए और वादे रोजगार के भी किए गए। कितने दिए जाएंगे रोजगार, इसका जिक्र जरूर हो रहा था, लेकिन हकीकत की जमीन पर बेरोजगारी की तादाद इतनी बढ़ती चली जाएगी, किसने सोचा होगा? 4 बरस और रोजगार, रिपोर्ट देखें। क्या सारी बेरोजगारी इस 4 साल में पैदा हुई है? क्या इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उन्होंने विरासत में दी थी या नहीं दी थी? तो प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि बेरोजगारी उन्हें विरासत में मिली है और देश में कितना रोजगार पैदा हो रहा है इसका किसी को अता पता ही नहीं। क्योंकि 2017 की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का दावा
30,000 नए रोजगार पैदा हुए। तो जाने माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने आंकड़ों को 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया, जबकि सरकारी संस्था नीति आयोग ने ही बीच का रास्ता पकड़ा और कहा कि 70 लाख नए रोजगार 2017 में पैदा हुए। तो आंकड़े अपनी जगह और सच अपनी जगह। और पहला सच तो बेरोजगारों की वो हताशा है जो नौकरी पाने की कोशिश में सतह पर आ जाती है। क्या होता ना, ये पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा कर लेते हैं तो भी नौकरी नहीं मिल रही कहीं पे। जैसे मेरे 2 साल बीते, उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि फील्ड है बहुत सारी जर्नलिज्म में, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक अदद नौकरी के लिए बेरोजगार आज की तारीख में कुछ भी करने को तैयार नहीं। और बेरोजगारों की फौज कैसे तैयार हो रही है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि देश में हर बरस 1 करोड़ 20 लाख नए युवा नौकरी पाने के लिए बाजार में उतर आते हैं और 4.5 करोड़ युवा पहले से रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। कंपटीशन भी बहुत है, देखना अभी ट्राई करे तो लगी चाहिए चांस। हमारे तो यहाँ खेती बाड़ी भी नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं, और कहीं हम जा भी नहीं सकते क्योंकि बीए पर ऐसे कोई जॉब नहीं है। तो ऐसे में बेरोजगार हर उस सरकारी योजना की तरफ आस भरी निगाह से देखता है जिसके आसरे उसकी जिंदगी बदल जाए। यही हाल स्टार्टअप इंडिया का भी। उम्मीद थी नए स्टार्टअप को सरकार बढ़ावा देगी तो हजारों नए रोजगार पैदा होंगे, पर हुआ क्या? बीते साल ही 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो गए। और स्टार्टअप इंडिया को लेकर किसी और ने नहीं बल्कि संसदीय समिति ने ही अपनी रिपोर्ट दी और सवाल उठा दिए। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा 6 फरवरी 2018 तक डीआईपीपी ने कुल 6,981 नए स्टार्टअप्स चयनित किए। उनमें से सिर्फ 99 स्टार्टअप्स को फंड दिया और सिर्फ 82 को टैक्स का छूट का सर्टिफिकेट दिया। और मार्च 2019 तक 1000 नए स्टार्टअप्स की मदद का लक्ष्य तय किया गया। और तो और 2017-18 में स्टार्टअप इंडिया के प्रचार के लिए आवंटित 10 करोड़ की रकम थी, पर खर्च 4 करोड़ भी हो नहीं पाए। लेकिन सवाल सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की विफलता का नहीं, सरकार का दावा है मुद्रा योजना ने 11 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दी। पर सच क्या है? स्टेट बैंक ने दिए 75% और ग्रामीण बैंकों ने दिए 99% मुद्रा लोन डूबने की स्थिति में आ गए हैं। मुद्रा योजना का दूसरा सच यह है, युवाओं को कर्ज मिल नहीं पा रहा। 2016-17 के आंकड़े देखें, 90% को औसत 23,000 का कर्ज मिला। जो 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक चाहते थे, उनमें अप्लाई करने वालों में 95% आवेदन खारिज हो गए। तो 23,000 लोन लेकर कौन सा रोजगार शुरू किया जाए, ये सवाल तो है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी ही मुद्दा होगी, इससे कोई इनकार करता नहीं। सत्ता की नजर उन 8 करोड़ युवा वोटरों पर जो पहली बार वोट डालेंगे, और विपक्ष की नजर उन 11 करोड़ 72 लाख युवा मतदाताओं पर है जो बेरोजगार हैं और दूसरी बार वोट डालेंगे। और अब हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं। ये तस्वीर है 26 मई 2014। एक और तस्वीर दिखलाते हैं। ये तस्वीर 2 दिन पुरानी ही है, यानी 2019 और 2014 के बीच क्या 2018 दूरी बन गई? इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा भविष्य होने क्या वाला है। एक तस्वीर 4 बरस पुरानी, दूसरी तस्वीर 2 दिन पुरानी। यानी 4 बरस पहले जिस ताकत के साथ मोदी सत्ता में आए, उसी ताकत को डिगाने के लिए 4 बरस बाद समूचा विपक्षी एक साथ आ खड़ा हो चला है। तो क्या 2019 का रास्ता इसी आमने सामने के टकराव की दिशा में चला जाएगा, जहां एक तरफ मोदी होंगे, दूसरी तरफ मोदी विरोध की सेना? तो फिर 26 मई 2019 में कौन सी तस्वीर उभरेगी? ये सवाल बार बार हर जहन में आता तो होगा, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ सवाल है। पर 2014 के हालात और 2018 के माहौल के बीच खड़े होकर 2019 की लकीर अगर खींचनी शुरू कीजिएगा तो पहली बार इसका एहसास होगा कि कर्नाटक चुनाव ने विपक्ष में लक्ष्मण रेखा मिटा दी। और लक्ष्मण रेखा मिटी तो फिर सबने बाला साहब ठाकरे के संघर्ष के दिनों के उस नारे को अपना लिया जब वो कहा करते थे, दुश्मन बनाओ सेना खुद खड़ी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, दुश्मन बनाकर सेना खड़ी करने की सोच 2014 में सत्ता में आने के लिए सबसे पहले मोदी ने ही अपनाई। और जो बोल वाजपेयी अडवाणी युग में दिखाई नहीं दिए, सुनाई नहीं दिए, उस बोल को मोदी ने अपनाया और सीधे गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया। आपके जीजा जी को जिसके जेब में
1 रुपया नहीं था, 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। गांधी परिवार को खलनायक करार दे दिया गया तो मोदी नायक। तो मोदी की गूंज थमी नहीं, तो फिर मोदी ने नायकत्व को भी उसी अंदाज में अपनाया जिस अंदाज में वह 2014 से पहले अपनी सेना बना रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी गांधी परिवार की खलनायकी को उभारने से चूके नहीं। भाइयों बहनों, अगर इस बार मैडम सोनिया जी या शाहजहां जी राजस्थान की धरती पर आए तो उनसे जवाब मांगो। और मोदी के इस बोल को राहुल गांधी ने 2018 में पकड़ा और अपने अंदाज को मोदी अंदाज में ही ढालकर मोदी पर सीधा निशाना लगाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को भ्रष्ट करार दिया। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हैं। तो राहुल गांधी ने यह सब कहकर 2014 से पहले के घोटालों के दाग से हाथ धोया और प्रधानमंत्री मोदी के कांधे पर 4 बरस के कार्यकाल का बोझ डाल दिया कि उन्होंने क्या किया। और यहीं से पहली बार विपक्ष को भी समझ में आया कि देश में सियासत करने का अंदाज तो 2014 में ही बदल गया था और वो पारंपरिक राजनीति को अपनाए हुए थी। और विपक्ष को भी समझ 2018 में हुई, पारंपरिक राजनीति उसने भी छोड़ी और उसी अंदाज में ताल ठोकने लगी जिस अंदाज में मोदी 2014 से पहले ताल ठोका करते। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि वे इनके साथ आग से खेलने की कोशिश ना करें। फूलपुर लोकसभा से कमल मुरझा गया। यानी नई सियासत की समझ में मायावती हो, अखिलेश हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, उसने सीधे सीधे सरकार को नाम लेकर निशाने पर लेना शुरू किया। और इसकी समझ अपने तौर पर चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव से लेकर उद्धव ठाकरे तक तो समझ में आई। और बीजेपी को लेकर तीनों ने माना 2019 में उनका रास्ता जुदा होगा। चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव तो अलग रास्ते पर निकल पड़े, पर शिवसेना ने साथ रहकर सियासत साधनी शुरू की। तुमच्या तिकडे जे नमामि गंगे म्हणून जे काय तुम्ही थोतांड केलं होतं, हजारो कोटी रुपये त्याच्यामध्ये घातले, पण त्या लवादाने सांगितलं की एवढे पैसे टाकल्यानंतर गंगेचा एक थेंब सुद्धा हा शुद्ध झालेला नाहीये, एक थेंब सुद्धा स्वच्छ झालेला नाहीये। यानी चाहे अनचाहे 2014 के खलनायक गांधी परिवार और नायक नरेंद्र मोदी को सियासत ने 2018 में एक ही लकीर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से आगे की सियासत इतनी तीखी और तलखी भरी है कि 2019 में न सिर्फ इन 2 तस्वीरों में से किसी एक को चुना जाएगा, बल्कि जनादेश नायक और खलनायक बनाने के हालात तक पैदा करेगी। बस देखते जाइए। मसला ये नहीं विपक्ष सीख रहा है, मसला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी सियासत साधते हुए कई कदम हमेशा आगे रहते हैं। इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आज कोलकाता में थे, कल्पना कीजिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी थी। हम एक दृश्य दिखलाते हैं, जरा सोचना शुरू कीजिए, ये यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन है या फिर चुनावी रैली है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।